Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 6 October 2023. So we will discuss the important news, and the first important news is no evidence against Sisodia except for a statement. अब देखो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये काफी न्यूज में है इस बार, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट। अब क्या है, थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड समझते हैं और फिर हम इस न्यूज पर आएंगे। तो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट एक्ट। अच्छा, क्या है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल होता है तो प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, बीओपी हम इसको लिख रहे हैं शॉर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे। क्या है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और ऐसा एलिगेशन पुलिस या कोई अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसके अगेंस्ट लगाती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्राइमरीली उस एजेंसी पर होता है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करे। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये है कि सारी एविडेंसेस उस पर्सन के या एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट होनी चाहिए, तभी उस एक्यूज पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। अगर कोई भी एविडेंस उसके एविडेंस नहीं अगेंस्ट नहीं है या एविडेंसेस में डेफिशिएंसी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो फिर जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है दैट ऑलवेज गो टू द एक्यूज पर्सन। मींस अगर कहीं चांसेस ये हैं कि क्या उस पर्सन ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स आते हैं कि हो सकता है ये ऑफेंस इस पर्सन ने ना किया हो, किसी और पर्सन ने किया हो, तो उस सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज। अब हम आते हैं इस न्यूज पे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा है कि भाई जब मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है तो आपने किस आधार पर इनको अरेस्ट किया, ठीक है। और इनके अगेंस्ट केवल एक पर्सन का स्टेटमेंट है, ठीक है। और उस पर्सन ने, ये जो बिजनेसमैन है दिनेश अरोड़ा जी, ये अप्रूवर बन गए। अब हम एक दूसरी टर्म है अप्रूवर को समझते हैं। तो बेसिकली अर्लियर this accused person or now approver Dinesh Arora, he was also an accused person। लेकिन जब कोई पर्सन accused होता है तो वो अप्रूवर भी बन सकता है। अब अप्रूवर क्या है? अप्रूवर का मतलब होता है सरकारी गवाह बनना या गवर्नमेंट विटनेस या प्रोसिक्यूशन विटनेस बनना। अब यहाँ पर किसी भी केस में दो तरह की एविडेंसेस आती हैं। एक एविडेंसेस आती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से और सेकंड एविडेंस आती है डिफेंस की तरफ से, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन क्या करता है, किसी केस की डिटेल में जानने के लिए या कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी एक्यूज पर्सन को अप्रूवर बना देता है, ठीक है। तो जब वो पर्सन एक्यूज पर्सन अप्रूवर बन जाता है तब वो पर्सन ऐसा माना जाता है कि दैट पर्सन हैज बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी और प्रोसिक्यूशन विटनेस, ठीक है। अब इसको अप्रूवर पर्सन क्यों बनता है? तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को उसको कुछ बेनिफिट देता है कि अगर आप सरकारी गवाह बन जाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल द रेलिवेंट टू द प्रोसिक्यूशन। अब अगर किसी पर्सन कोई पर्सन अप्रूवर बना, अब अगर कोई पर्सन अप्रूवर बना और वो अप्रूवर बनने के बाद प्रोसिक्यूशन को पूरी वो नहीं देता है जानकारी, तो उसको जो भी बेनिफिट मिलने वाले होते हैं उन बेनिफिटों को जो है वापस ले लिया जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। सप्लाई कॉपी ऑफ एफआईआर टू न्यूज क्लिक फाउंडर
कोर्ट टेल्स दिल्ली पुलिस। अब एफआईआर जो है ये सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दी गई है। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। और एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केसेस में रजिस्टर की जाती है। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं। सो कॉग्निजेबल केसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास राइट होता है उस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। तो मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस in which police can arrest a person without the permission of court। दूसरे तरह के ऑफेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं कौन से ऑफेंसेस जिसमें पुलिस किसी पर्सन को बिना कोर्ट के वारंट के या बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकती। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है। तो इसके लिए हम सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे। सीआरपीसी का बैरक आप लोगों के पास होगा। उसकी फर्स्ट शेड्यूल में जब आप जाके देखोगे तो वहां हर ऑफेंस को मेंशन किया गया है वेदर दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट, ठीक है। तो वहां से हम एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नाउ वी कम टू दिस न्यूज। तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि जो न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं उनके पास राइट है एफआईआर की कॉपी लेने का, उनको मिलनी चाहिए। ऐसा राइट उनके पास देता है सेक्शन 41 डी ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तो वो पर्सन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता नहीं है उसके खिलाफ कौन-कौन से चार्जेस लगे हैं, कौन-कौन से ऑफेंसेस उसके खिलाफ लगे हैं। सो इट मे आल्सो अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन अंडर आर्टिकल 21। क्योंकि फंडामेंटल राइट का मतलब है आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही लिया जा सकता है और किसी और प्रोसीजर के द्वारा नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सो आर्टिकल 21 एंश्योर द फेयर ट्रायल, एंश्योर फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपराधी के गिल्ट को प्रूव करे और डिफेंस या एक्यूज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने इनोसेंस को प्रूव करे, ठीक है। तो अब अगर किसी पर्सन के पास एफआईआर की कॉपी ही नहीं है तो वो उसको ये नहीं पता उसके खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। सो ये जो है उसकी डिफेंस को अफेक्ट करेगा। इसलिए कॉन्सिक्वेंटली ये उसके राइट टू फेयर ट्रायल का वायलेशन हो जाएगा। एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज द रीजन ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द दिल्ली पुलिस टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एफआईआर टू द डायरेक्टर ऑफ न्यूज क्लिक फाउंडर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नॉर्वे नॉर्वे जॉन फॉस विन नोबेल फॉर लिटरेचर। तो नॉर्वे के जॉन फॉसी हैं, उनको नोबेल मिला है, नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं सब, ठीक है। तो इनको जो मिला है, क्यों मिला है इनको, उसका रीजन ये है कि इनके जो प्ले हैं जो इन्होंने लिखे हैं उनको वाइडली स्टेज किया जाता है पूरे संसार में इन कंपैरिजन टू द एनी अदर पर्सन और एनी अदर ऑथर, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि अब इन्होंने जो ये प्लेस लिखे हैं ये उसकी लैंग्वेज है, तो इसके ये सारे पॉइंट्स आप बना लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी न्यूज आप नोबेल प्राइज से सुन रहे हैं या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सबके आपको नोट्स बनाने हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। सो ये लिखे गए हैं रिटन इन नॉर्वेजियन नाइनॉर्थ लैंग्वेज, तो ये आप इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। सेकंड हम पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, हिज मेजर वर्क इंक्लूड बोट हाउस एंड मेलैंकोली 1 एंड 2। ये जो ये इंफॉर्मेशन है ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क है।
अब एग्जामिनर क्वेश्चन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या कि नोबेल का लिटरेचर प्राइज, ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा जो पूछता है वो मेन इंफॉर्मेशन के आसपास वाली इंफॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, नाउ तो अब उन्होंने इस ये उनके मेजर प्लेस के नाम हमने आपको बताए। उनकी जो लेटेस्ट बुक है वो है सेप्टोलॉजी। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो सेप्टोलॉजी बुक है उसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, इनका पहला नोवेल था रेड ब्लैक, जो जिससे इन्होंने डेब्यूट किया था 1983 में। अब क्योंकि ये अवार्ड बहुत बड़ा है, सो इसमें सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑथर बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। इन्होंने एक कंप्लीट प्ले लिखा था और जिसका नाम था समवन इज गोइंग टू कम, कोई जा रहा है आने के लिए, जिससे इनको इंटरनेशनल फेम मिली थी। ठीक है, नाव ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है, द चेयरमैन ऑफ नोबेल कमेटी एंडर्स ऑल्सन, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट, तो पूछा जा सकता है आपसे कि नोबेल कमेटी के चेयरमैन कौन है। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसके आप पॉइंट बना लेंगे और आप इसको याद कर लेंगे, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन पीआईएल टू बैन डेंजरस डॉग ब्रीड्स। ठीक है, तो बेसिकली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये इट वाज रिगार्डिंग के जो एमसीडी है उसको ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन दे या ऑर्डर दे कि दिल्ली में जो डेंजरस ब्रीड के पैट डॉग हैं, लाइक पिटबुल है, टेरियर्स है, अमेरिकन बुलडॉग है, ठीक है, रॉट व्हीलर्स है, इन पर बैन किया जाना चाहिए। क्योंकि पीआईएल फाइल करने वाली फर्म का कहना था कि इस तरह की जो ब्रीड्स हैं इनको लोग एज ए वेपन यूज करते हैं। ठीक है, और इनसे क्या होता है कि किसी भी अदर पर्सन को काफी लॉस होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा एक न्यूज थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि किसमें गाजियाबाद के किसी बच्चे को एक डॉग ने बाइट किया था और उसने 14-15 डेज तक वो अपने घर में इंफॉर्मेशन नहीं दी, जिसके बाद उसको रेबीज हो गया और उसकी कॉन्सिक्वेंटली डेथ हो गई। ठीक है, सो डॉग बाइट के जो केसेस है वो काफी आ रहे हैं। ठीक है, अब इसलिए कहा है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? देयर इज अ सेक्शन 399 ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपैलिटी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का सेक्शन 399 ये मैंडेटरी करता है किसी भी पैट ओनर के लिए कि वो अपने पैट को रजिस्टर कराए विद द एमसीडी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि सिंस इट इज ए पॉलिसी डिसीजन, और जो फर्म है, जो लॉ फर्म है जिसने इसको फाइल किया है, इट शुड हैव फर्स्ट गॉन टू द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, तो उसको पहले कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए था और डायरेक्टली इसमें ये पीआईएल फाइल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसलिए एक ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। तो हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है, एक तो सेक्शन 399 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉ कहता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था इनका कि इनको एज ए वेपन यूज किया जाता है, और अगर ये किसी पर्सन को बाइट करते हैं तो इसमें केवल कंपेंसेशन मिलती है। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो बेसिकली इसको हम समझेंगे टॉर्ट के रेफरेंस में। टॉर्ट में एक चैप्टर होता है स्किंटर रूल। स्किंटर रूल स्किंटर रूल कहता है कि अगर कोई पर्सन, कोई फेरोशियस नेचर का उसके पास कोई एनिमल है या कोई पेट डॉग है, और वो जो डॉग है उसका फेरोशियस नेचर है और वो किसी दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज कर देता है। इंजरी मतलब इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम, तो उस पर्सन की लायबिलिटी होती है। अब ये आप सब जानते हैं कि जो टॉर्ट में लायबिलिटी होती है वो होती है कंपेंसेशन पे करने की, और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए लॉ फर्म ने यहाँ पर पीआईएल फाइल करी कि उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर दे कि वो ऐसे डॉग को रजिस्टर करना अलाउ ना करे। तो ये हमने इसके सारे एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करे।
Now we come to next important news. Now this news is important. No country for old women. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिस न्यूज इज रिलेटिंग टू द आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली। अब इस न्यूज में क्या है ऑथर का व्यू कि देखिएगा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो राइज कर रही है और बर्थ रेट डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे देश में आने वाले समय में बुजुर्ग लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी और जिसमें कि फीमेल के नंबर कंपैरेटिवली मेल से ज्यादा होगा। तो हमारी गवर्नमेंट के पार्ट पर एक बर्डन आएगा। बर्डन गवर्नमेंट के पार्ट पर क्यों आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा जैसे देर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एंड वी टेक आर्टिकल 21। So आर्टिकल 21 डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब नाउ दिस आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर हम इसके राइट टू लाइफ को देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस हेल्ड दैट इन आर्टिकल 21 द वर्ड लाइफ मीन्स a dignified life. Life means a dignified life. ठीक है, नाउ अब अगर कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल टू गेट द मेडिकल एक्सपेंसेस और द मेडिकल हेल्प, ठीक है, तो कैन वी से दैट पर्सन इज लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ? सो आंसर इज नो। या उस पर्सन की अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, तब भी हम ये नहीं कह सकते दैट पर्सन इज लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। अब अगर कोई पर्सन डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहा है तो इट मींस उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 21। ठीक है, अब क्योंकि आर्टिकल 21 में वर्ड पर्सन लिखा गया है, ठीक है, और पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द फॉरेनर्स। ठीक है, अब अगर हमारे देश की पॉपुलेशन जो फीमेल की है वो काफी बढ़ रही है और वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है जहाँ की उनके पास कुछ सेविंग्स भी नहीं है या उनके पास वो कुछ काम भी नहीं कर सकते और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो वहां पर बर्डन जो है किस पर आता है? गवर्नमेंट पर आता है। अब गवर्नमेंट पर कैसे आता है? देयर इज आर्टिकल 39 और 39 कहता है कि स्टेट का कोई भी पर्सन, पहली बात तो हम ये समझ ले, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ऐसा हम कहां से ड्रॉ करते हैं? प्रियम्बल में एक वर्ड यूज किया गया है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, तो जो वर्ड सोशलिस्ट है वो कहता है कि एवरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसका एक्सपेंशन हमको मिलता है हमारे सारे डीपीएसपीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, जो दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर आर्टिकल है 39। आर्टिकल 39 कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और बनानी चाहिए जो कि जिनकी वजह से कोई पर्सन अगर उसके पास मीन्स नहीं है कमाने के या लाइवलीहुड के, तो उसको कोई ऐसा काम ना करना पड़े विच इज अगेंस्ट हिज और हर हेल्थ और स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब जो हमारे बुजुर्ग पॉपुलेशन है, ठीक है, बी इट मेल और फीमेल, और उनकी वो एज नहीं है कि वो कोई काम कर सकें, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको अगर मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, सो इट विल आल्सो अफेक्ट द right of those person under article 21 as well as article 39। ठीक है, अब हम कुछ डेटा पे बात करते हैं। The share of elderly population is estimated to be doubled to 20.8% by 2050। तो 2050 तक जो एल्डरली पीपल का शेयर है पॉपुलेशन में वो 20.8 हो जाएगा। ठीक है, आल्सो द एल्डरली वुमेन विल आउट नंबर द सीनियर मैन, तो फीमेल ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड है हमारा क्लोज टू 30% ऑफ द वुमेन अबाउट 60 ईयर्स हैव वन मॉर्बिडिटी एंड नियरली 25 सफर्स फ्रॉम द टू
मोरबिडिटीज। तो मतलब जो 30% जो फीमेल है 60 ईयर से अबव, उनको कोई एक प्रॉब्लम होती है, कोई एक बीमारी होती है, और 25% को दो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो इलनेस है या और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट है, तो उसका कंसर्न ये है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 30% ऑफ एल्डरली वुमेन हैव डिफिकल्टी गेटिंग आउट ऑफ बेड while the 25% find it tough to take a bath and eat without assistance। ठीक है, तो 30% जो फीमेल हैं वो हमारी बेड से भी नहीं उठ सकती, और 25% है उनको खाने के लिए या बाथिंग के लिए भी असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। Less than 25% of elderly women are aware of concessions scheme given by the government for seniors। देखिए, although हमारी गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी स्कीम बनाती है, लेकिन इसकी 25% से भी कम फीमेल को इसकी जानकारी, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स are going to create a big challenge before the government of India or the concerned state government। Now we come to next, India and Canada in talk on diplomatic staff। ठीक है, तो अभी ये न्यूज कई दिन से चल रही है हमारे न्यूज़पेपर में। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो कनाडा के एम्बेसडर्स हैं हमारे इंडिया में, वो काफी कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि इनके नंबर को आप रिड्यूस करें। इसका रीजन क्या है कि वो अननेसेसरली हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द कंसर्न एज वेल। तो कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनके नंबर को कम करने जा रहे हैं या कम कर देंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू कोर्ट ग्रांट्स ईडी रिमांड ऑफ आप संजय सिंह टिल। तो यहाँ पर हम एक टर्म समझेंगे, रिमांड। दिस इज द लीगल टर्म एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? देखिए, जब कोई भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी पर्सन को अरेस्ट करती है किसी मामले में, ठीक है, सो पुलिस के पार्ट पर ड्यूटी है कि उसको 24 आवर्स में वो प्रोड्यूस करे बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, अब जब 24 आवर्स में उसको प्रोड्यूस करती है बिफोर ऑनरेबल कोर्ट, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, बी इट पुलिस और ईडी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मांगती है कोर्ट से रिमांड, और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कोर्ट से मांगता है बेल। ठीक है, अब बेल दो तरह की होती हैं। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल जो बिफोर अरेस्ट ली जाती है, और सेकंड होती है हमारी रेगुलर बेल जो अरेस्ट के बाद ली जाती है। ठीक है, तो अब अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो गया है तो वो मांगेगा रेगुलर बेल, और अगर कोई पर्सन अभी अरेस्ट नहीं हुआ है बट ही इज हैविंग द रीजनेबल एप्रीहेंशन कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसा पर्सन मांगता है एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं रिमांड पर। रिमांड क्या है? रिमांड एक ऑर्डर दिया जाता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो होती है 15 डेज। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ रिमांड इज 15 डेज। ठीक है, रिमांड क्यों मांगती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रिमांड इसलिए मांगती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सके। अब अगर कोई पर्सन बाहर रहेगा, जेल में नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो पर्सन एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, विटनेस को थ्रेट कर सकता है। इसी एप्रीहेंशन की वजह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस पर्सन के बेल का भी अपोज करती है कि उस पर्सन को बेल नहीं मिलनी चाहिए अनलेस और अनटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये जो रिमांड है इट इज आल्सो कॉल्ड पुलिस कस्टडी। क्या बोलते हैं इसको? हम उसको पुलिस कस्टडी। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कस्टडीज, आप इसको समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। कस्टडीज दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज पुलिस कस्टडी एंड सेकंड इज जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, सो पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस की कस्टडी में रहना, जो हम रिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब है जेल जाना। ठीक है, तो जब कोई पर्सन जेल में होता है देन वी से दैट द पर्सन इज इन द जुडिशियल कस्टडी। जब कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में होता है या पर्सन रिमांड पर होता है देन वी से दैट द पर्सन इज इन द
पुलिस कस्टडी। तो यहाँ पर कोर्ट ने ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को 10 डेज का रिमांड दिया है, किसके, संजय सिंह जी के अगेंस्ट, या संजय सिंह जी के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं कि रिमांड की, जैसे हमने मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको 15 डेज बताई, इससे ज्यादा रिमांड नहीं हो सकता। अब इस 15 डेज को कोर्ट जो है एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जितने दिन बार में चाहे कोर्ट दे सकता है। लेकिन कंडीशन एक यहाँ होती है कि जैसे कोर्ट ने 10 डेज का रिमांड दिया है और अब ईडी फिर कोर्ट के पास आती है कि अभी 5 डेज बचे हैं, 5 दिन का रिमांड और हमको दे दिया जाए। तो कोर्ट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो बिना संजय सिंह जी को देखे, बिना संजय सिंह जी से मिले, वो उस ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है? ये रूल होता है, ठीक है? अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 15 डेज का रिमांड दे सकते हैं और जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो 7 डेज का रिमांड दे सकते हैं। तो कई बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मींस एसडीएम के पास भी पावर होती है कि वो 7 डेज का रिमांड दे सकते हैं। अब फिर 7 डेज का रिमांड अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर से 15 दिन का दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज का देंगे और ये 7 डेज जो है इनको माइनस कर लिया जाएगा 15 डेज से। तो बचे हुए 8 डेज का जो रिमांड है वो ही बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकते हैं और इससे ज्यादा मजिस्ट्रेट रिमांड बिल्कुल भी नहीं दे सकते एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.